जो वुशु है इसमें पंचिंग होती है, इसमें किकिंग भी होती है, इसमें थ्रोइंग होती है और ग्रिपिंग होती है किक्स की। सो ये सबसे अलग गेम मुझे लगी, मुझे मतलब ना अट्रैक्शन होने लगी इस गेम से। सो मैंने बाबा को बोला, बाबा कि मैं ये वाली गेम खेलूंगी। तो पहले बाबा बोलते थे कि क्रिकेट खेलो। सो मैं इंटरेस्टेड नहीं थी क्रिकेट में। तो मेरे पापा ने बोला जो मतलब अच्छी गेम लगेगी वही खेलो। तो वुशु मुझे अच्छी लगी, तो अगले दिन से मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। स्कूल के बाद ही जाती थी स्टेडियम। तो जो पहला इवेंट मैंने खेला वो मैंने कोलकाता में खेला, जहाँ मेरा ब्रॉन्ज आ गया था। तो उस वाले इवेंट से मैंने मतलब बहुत कुछ सीखा, क्योंकि वो मेरा पहली हार भी थी और पहली जीत भी थी। तो उस इवेंट में मतलब उसके बाद से इतना वर्क हार्ड किया। तो जो मेरा दूसरा नेशनल था वो हरियाणा में हुआ। तो जो हरियाणा वाला था उसमें मेरा गोल्ड आ गया। तो क्योंकि मैंने इतना मतलब वर्क हार्ड किया था, क्योंकि मेरे कोचेस ने इतनी मेरे पे मेहनत की थी, मेरे पेरेंट्स ने। तो मैं उनको पहले थैंक यू करना चाहती हूँ, कुलदीप अंडू सर को, रमी सर को, एजाज सर को, इरफान सर को और मकसूद सर को, जिन्हें मतलब इतना वर्क हार्ड किया मेरे लिए, और उन्हीं की वजह से मैं आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हूँ। तो उसके बाद जो मेरा थर्ड नेशनल था रिसेंटली हुआ, वो पंजाब नेशनल। तो वहाँ पे भी मेरा गोल्ड आ गया। तो इसी बेसिस पे मेरे को इंटरनेशनल के लिए सिलेक्ट किया गया था। जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। जिस चेहरे को मैं आपके सामने रूबरू कराने जा रहा हूं उसको अब पहचान की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भारत को रिप्रेजेंट कर कर भारत से बाहर इंटरनेशनल लेवल पर भारत के लिए स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीतकर आ चुकी हैं सादिया तारिक। वुशु चैंपियनशिप की अगर बात करूं तो वुशु स्टार हैं इस समय, और बच्चा बच्चा जम्मू कश्मीर क्या पूरे भारतवर्ष का इस नाम को, इस चेहरे को अब जानता है। मैं आपको रूबरू करवाऊंगा और बातचीत करेंगे, क्योंकि आज स्वर्ण पदक, आज गोल्ड मेडल तो जीत के आ चुके हैं, लेकिन उस गोल्ड मेडल तक पहुंचने के लिए कितना कठिन परिश्रम जो है इन्हें करना पड़ा और किस लेवल तक मेहनत करनी पड़ी, किस किस इंसान की जो मेहनत है इस पदक के पीछे है, वो तमाम चीजें जानूंगा। आज मेरे साथ हैं, बड़े टाइम लगा इन तक पहुंचने के लिए, क्योंकि जब से जम्मू में है तमाम मीडिया कर्मी घेरे हुए हैं, और हमारी आप नंबर आया तो बातचीत करेंगे और तमाम चीजें जानने का प्रयास करेंगे। समय थोड़ा ही है। सारी सबसे पहले तो आपका स्वागत है बाहु एक्सप्रेस पर। थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले तो बाहु एक्सप्रेस और पूरे भारतवर्ष की तरफ से मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। आपने गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं और भारत को रिप्रेजेंट किया, जम्मू कश्मीर का नाम आपने जो है वो फकर से ऊंचा किया है। थैंक यू सो मच। आप लोग यहाँ आए, लाइक इट्स लाइक थैंक यू सो मच, लाइक थैंक यू। आपसे मैं एक चीज जानना चाहूंगा। वुशु चैंपियनशिप की बात करें, वुशु गेम की बात करें, गेम्स बहुत सारी हैं। एज ए गर्ल इंडिविजुअली हर एक इंसान जाना चाहता है, क्योंकि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात करें या फिर इंसान का हॉबी रहता है, इंटरेस्ट रहता है खेलों में जाने के लिए। पार्टिकुलरली आपने इसी फील्ड को, इसी गेम को क्यों चुना? क्योंकि मेरा बचपन से ही शौक था ये लड़ाई वाली गेम खेलने का। तो मतलब आई वाज इन थर्ड क्लास, तो तब से ही मैंने स्पोर्ट्स ज्वाइन किया है। तो मैं स्कूल स्कूल में भी मैं बहुत बारी खेला है या इवेंट्स, क्योंकि बहुत शौक था खेलने का। तो मेरे पापा को भी बहुत शौक था कि मैं भी खेलूं। तो उन्होंने मेरे को स्टेडियम लिया, एंड देन वहाँ पे बहुत सारी गेम्स थी, बट जो सबसे अच्छी गेम जो मुझे लगी वो वुशु लगी। जो वुशु है इसमें पंचिंग होती है, इसमें किकिंग भी होती है, इसमें थ्रोइंग होती है और ग्रिपिंग होती है किक्स की। सो ये सबसे अलग गेम मुझे लगी, मुझे मतलब ना अट्रैक्शन होने लगी इस गेम से। सो मैंने बाबा को बोला, बाबा कि मैं ये वाली गेम खेलूँगी। तो पहले बाबा बोलते थे कि क्रिकेट खेलो। सो मैं इंटरेस्टेड नहीं थी क्रिकेट में। तो मेरे पापा ने बोला जो मतलब अच्छी गेम लगेगी वही खेलो। तो वुशु मुझे अच्छी लगी, तो अगले दिन से मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। स्कूल के बाद ही जाती थी स्टेडियम।
तो पहले पहले दिन तो बहुत डिफ़िकल्टीज़ हुई, नया नया सीखना था, बट मज़ा भी आता था बहुत, क्योंकि मतलब जोश था उस टाइम कि खेलना है। तो जो पहला इवेंट मैंने खेला वो मैंने कोलकाता में खेला, जहाँ मेरा ब्रॉन्ज़ आ गया था। तो उस वाले इवेंट से मैंने मतलब बहुत कुछ सीखा, क्योंकि वो मेरा पहली हार भी थी और पहली जीत भी थी। तो उस इवेंट में मतलब उसके बाद से इतना वर्क हार्ड किया। तो जो मेरा दूसरा नेशनल था वो हरियाणा में हुआ। तो जो हरियाणा वाला था उसमें मेरा गोल्ड आ गया। तो क्योंकि मैंने इतना मतलब वर्क हार्ड किया था, क्योंकि मेरे कोचेज़ ने इतनी मेरे पे मेहनत की थी, मेरे पेरेंट्स ने। तो मैं उनको पहले थैंक यू करना चाहती हूँ, कुलदीप अंडू सर को, रमी सर को, एजाज सर को, इरफान सर को और मकसूद सर को, जिन्हें मतलब इतना वर्क हार्ड किया मेरे लिए, और उन्हीं की वजह से मैं आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हूँ। तो उसके बाद जो मेरा थर्ड नेशनल था, रिसेंटली हुआ, वो पंजाब नेशनल। तो वहाँ पे भी मेरा गोल्ड आ गया। तो इसी बेसिस पे मेरे को इंटरनेशनल के लिए सिलेक्ट किया गया था। तो लोग ये भी जानना चाहते हैं अभी आपकी उम्र कितनी है, आपकी एज कितनी है, और आप कब से कितने सालों से वुशु जो है वो खेल रहे हैं? मेरी अभी 15 एज है। तो मैं पिछले मतलब आई वाज इन थर्ड क्लास, तो दैट मीन्स मैं 9 इयर्स ओल्ड थी तब। तो मैं 9 इयर्स ओल्ड से तब से मैं खेल रही हूँ, तो लगभग 6-7 साल हो गए खेले हुए। फैमिली सपोर्ट, क्योंकि बीइंग अ गर्ल, पेरेंट्स, फैमिली, रिलेटिव्स, क्योंकि हमारे इस सोसाइटी की बात करें तो वहां से बड़ा कम देखा जाता है कि रेयरली होता है कि लड़की जो है वो चैंपियनशिप या फिर किसी खेलों में जाए, क्योंकि यहाँ पर तो सोसाइटी मेंटालिटी इस तरीके से थी पहले, अब तो मेंटालिटी बड़ी चेंज हो चुका है। फैमिली का किस तरीके से सपोर्ट रहा आपके इस चैंपियनशिप पे और इस गोल्ड मेडल के पीछे? बहुत ज़्यादा, मतलब फैमिली सपोर्ट इज़ एवरीथिंग। अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं हुआ तो मतलब वो बच्चा कभी आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मेरी स्टेडियम में बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, लड़के हैं, जो जिनके पेरेंट्स उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। वो मतलब छुप छुप के आते हैं। मतलब अगर मैंने ऐसी एक लड़की भी देखी है जो हमारे स्टेडियम में आती है, उसके पेरेंट्स बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं, डांट खा के आती है बट स्टिल आती है। तो मैं उन पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि एक बार अपने बच्चे को पूछो वो क्या करना चाहते हैं, क्योंकि क्या पता वो भी लड़की जो है उसमें इतना पोटेंशियल हो खेलने का। बट वो कहते सिर्फ स्टडी करो, पढ़ाई करो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, स्पोर्ट फजूल है स्पोर्ट्स। तो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि जो स्पोर्ट्स है वो अब डिफरेंट हो गया है, पहले से बहुत डिफरेंट हो गया है, और चेंजेस आई है स्पोर्ट्स में। जैसे कि अभी स्पोर्ट्स पॉलिसी आ गई है, तो उसमें मतलब इतना ज़्यादा ये है कि बच्चा अपना फ्यूचर बना सकता है उसमें। तो मैं ये कहना चाहती हूँ स्पोर्ट्स इज़ डिफरेंट, मतलब सबसे डिफरेंट। एक तो मज़ा भी आएगा और मतलब मौका मिलेगा इंडिया को रिप्रेजेंट करने का भी। तो बहुत मज़ा है स्पोर्ट्स में। आप श्रीनगर से आते हैं, वहाँ आप सिटी साइड से आते हैं, गांव साइड से आते हैं, लोग ये भी जानने को उत्सुक हैं। और पर्टिकुलरली श्रीनगर जो है उसे अलग नज़रिए से भी देखा जाता है। वहाँ पर इंटरनेट सर्विसेज बंद रहती हैं, स्टडीज़ के लिए मौका नहीं मिलता प्राप्त, क्योंकि कई बार डिस्टर्बेंस रहती है, वहाँ पर बहुत सारे हालात जो हैं वो डिस्टर्ब रहते हैं। कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहाँ पर उस तरीके से कमी रहती है, कई बार बर्फबारी हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, फैक्टर्स रहते हैं, इसकी वजह से इंसान जो है पोटेंशियल बहुत होता है लेकिन उस पोटेंशियल को एक्सप्लोर नहीं कर पाता। उस सब के बावजूद भी आपने अपने पोटेंशियल को परखा, उस पर आपने काम किया और आप गोल्ड जीत कर आए। आज आप बाकी गर्ल्स के लिए एक मिसाइल हैं और उन सभी लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन हैं जिन्होंने, जैसे आप खुद कह रहे हैं कि मेरे साथ बड़ी लड़कियां हैं, आप पर्टिकुलरली उन सब चीजों के बावजूद भी ये जीत कर आए हैं। कैसा फील होता है अब, क्योंकि एज ए श्रीनगर, एज ए जम्मू कश्मीर की बात करें तो पर्टिकुलर रीजन से इंसान आता है। तो पहले तो ये जानना चाहूंगा कि आप सिटी से बिलोंग करते हैं कि आप थोड़ा सिटी से फार फ्लंग में रहते थे? नहीं, मैं सिटी में ही रहती सिटी हूँ, में रहते हैं। श्रीनगर सिटी में ही रहती हूँ। तो मतलब जो जब आर्टिकल हुआ था कश्मीर में, तो तब बहुत ज़्यादा लॉस हुआ मेरा, बहुत। क्योंकि उस टाइम बिल्कुल भी नेट भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, और तब ये भी नहीं पता थी कि जूम क्लासेस के बारे में। एब्रोगेशन की बात कर रहे हैं जब हाँ। हुआ जी। जी। तो उस वक्त बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। उस वक्त जो घर में ही बैठते थे, बाहर भी नहीं निकलते थे। तो मैं 48 वेट कैटेगरी में खेलती हूँ। तो उस टाइम जो मेरा नेशनल हुआ वो मैंने उस साल तो बिल्कुल भी नहीं खेला वुशु। उस टाइम मतलब इतना ज़्यादा हुआ तो 52 वेट कैटेगरी में खेलना पड़ा। तो उसमें मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस आई मेरे में, क्योंकि लॉस भी हुआ था बहुत, प्रैक्टिस में भी नहीं थे। तो उस टाइम कहीं ना कहीं मैंने सोचा कि शायद से अब मैं नहीं खेल पाऊँगी, शायद से मुझे लगता है छोड़ ही देना चाहिए मुझे। बट फिर जो मेरे कोचेस, मेरे पेरेंट्स ने मतलब सपोर्ट किया मुझे उस टाइम पे, वो मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। मतलब इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। और जो बाकी का मैं बोलती हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करती हूँ, तो कश्मीर में है, अब तो पहले नहीं था। गवर्नमेंट अब बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे स्टेप्स ले रहा है, तो मैं उनको पहले थैंक यू करना चाहती हूँ जो इतने ज़्यादा अच्छे स्टेप्स ले रहे हैं। तो पहले जो कश्मीर में
बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं था स्टेडियम्स। अब तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट स्टेडियम्स आ गए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो अब मैं बस एक चीज़ और मांगना चाहती हूँ गवर्नमेंट से कि एक वो हमें नेशनल एकेडमी दे दे वुशु की, जहाँ इंडिया के सारे जो भी बच्चे हैं जो वुशु खेलते हैं वो आके वहाँ प्रैक्टिस करें, वहाँ उनको एक्सपोजर मिले, मतलब कश्मीर कैसा है, इससे तो टूरिज्म भी जो है वो भी बूस्ट अप हो जाएगा। जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आप जैसे आपने अभी गोल जीत लिया, इसके बाद अगला टारगेट क्या रहने वाला है और इसके बाद अगला गोल जो रहेगा उसे क्या सेट करने जा रहे हैं? जो मेरा अभी जो है गोल जो मैं करना चाहती हूँ, अचीव जो करना चाहती हूँ, वो यूथ एशियन गेम्स हो रही है दिसंबर में। तो मैं चाहती हूँ कि मैं वहाँ इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ और वहाँ भी गोल्ड जीत लूँ। मतलब एशियंस के लिए प्रिपरेशन हाँ। आपकी शुरू हो जाएगी। अभी तो ये शुरुआत ही है मेरी, अभी जी। मतलब इतना वर्क हार्ड करना है और इससे ज़्यादा आगे जाना है। कितना मुश्किल होता है स्टडीज के साथ साथ, क्योंकि बड़े सारे बच्चे इस चीज को भी जो है एक्सक्यूज दे देते हैं कि अगर हम स्पोर्ट्स में या किसी और कैटेगरी में जाएंगे तो स्टडीज सफर होंगी। शायद पेरेंट्स भी इसी वजह से बच्चों को अलाउ नहीं करते कि आप किसी और जाएं, क्योंकि बच्चा शायद उसमें ज्यादा ध्यान दे दे और स्टडीज को छोड़ दे। आप स्टडीज के साथ साथ किस तरीके से मैनेज करते हैं अपनी स्पोर्ट्स गेम को? मैं दोनों को इक्वली ट्रीट करती हूँ, जितना मैं स्पोर्ट्स करती हूँ उतना ही मैं पढ़ाई भी करती हूँ, क्योंकि अगर मैं पढ़ाई नहीं करूँगी तो मैं उतना आगे नहीं पहुँच पाऊँगी जितना स्पोर्ट्स है। तो मैं दोनों को इक्वली आप ये देखती हूँ। मानते हैं कि आपका गोल्ड अगर जीता है इसके पीछे स्टडी का भी बहुत बड़ा महत्व रहा है? हाँ हाँ, ये तो ज़रूरी ही है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं जो सुबह मेरा रूटीन जो है वो सुबह 6-7 बजे उठ जाती हूँ, तो उसके बाद ब्रेकफास्ट एंड देन ट्यूशन जाती हूँ, तो उसके बाद 1-2 घंटा प्रैक्टिस कर लेती हूँ। उसके बाद स्कूल के लिए निकल जाती हूँ, फिर वहीं से जब ऑफ हो जाता है वहीं से स्टेडियम भी, तो जब घर पहुँचती हूँ 6-7 बजे पहुँच जाती हूँ घर। तो मेरा पूरा बिजी डे हो जाता है। तो उसके बाद जो है 6-7 बजे तक ऐसे रेस्ट कर लेती हूँ, तो उसके बाद प्रैक्टिस करती हूँ इसकी, स्टडीज़ की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब अहम है, वो करना ज़रूरी है। तो कभी कभार तो पढ़ लेती हूँ और कभी कभार तो मतलब मिस हो जाता है क्योंकि नींद पड़ जाती है, तो डिफ़िकल्ट भी हो जाता है बट कभी कभार ईजी भी हो जाता है। जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा डाइट को लेकर, क्योंकि एज यू जिस एज में आप हैं उस एज में प्रिपरेशन, ऐसे आपने खुद कहा कि 48 कैटेगरी से मैं आती हूँ, तो वेट मैनेजमेंट किस तरीके से रहता है? और आज इस एज की बात करें तो बच्चे जो हैं वो काफ़ी उत्सुक रहते हैं खाने पीने को, जंक फूड चाहिए, आप बाहर जा रहे हैं कुछ ये चाहिए वो चाहिए, तो उस चीज़ को किस तरीके से आप जो है वो क्यूरियोसिटी को आप जो है वो कंट्रोल करते हैं कि नहीं यार सामने पड़ा है ये खा नहीं सकती हूँ, बट मेरे को अगर वो चीज़ करनी है तो इसको अवॉइड करना पड़ेगा, वो किस तरीके से डेवलप किया? मैं तो 48 वेट कैटेगरी में खेलती हूँ, तो बिल्कुल भी वेट अप नहीं होना चाहिए, मतलब 100 ग्राम भी अगर ज़्यादा होता है तो डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, तो बिल्कुल मेंटेन करना पड़ता है वेट को। तो जब भी मतलब कुछ भी मिठाई आगे होती है, चॉकलेट्स मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, अगर चॉकलेट्स आगे होते हैं तो कोच तो पहले ही मना करते हैं क्योंकि खेलना होता है, तो अगर कुछ भी वेट तोड़ने की हो जाती है तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है, क्योंकि कभी कभार तो वेट होता ही नहीं है कम। तो उस टाइम जो डिफ़िकल्टीज होती है, मतलब उस टाइम भी इंसान समझता है कि छोड़ देना चाहिए, बेहतर है, क्योंकि जब वेट लूज़ करते हैं तो कभी कभार 100 ग्राम ही मतलब ज़्यादा आ जाता है, तो कभी कभार तो डिस्क्वालीफाई भी कर देते हैं। कभी ऐसा देखने को मिला कभी 100 ग्राम ज्यादा हो गया तो डिस्क्वालिफिकेशन फेस करना पड़ा, आपके साथी को किसी को फेस करना पड़ा हो? नहीं, मतलब मैंने खुद भी फेस किया है ऐसे, तो बट रोया है, मतलब एक बार ये 100 ग्राम ज़्यादा आया था, तो आई वाज लाइक नहीं, एक और लास्ट चांस दे, तो मैं वेट कम करूँगी, मैं रनिंग करूँगी बट वेट मेरे को खेलने दो। तो उस टाइम भी थोड़ा सा मतलब रोया मैंने, क्योंकि इतना दूर तक आते हैं, जब नेशनल्स के लिए जाते हैं तो दूर तक जाते हैं, तो उस टाइम जब वेट की प्रॉब्लम हो जाती है तो बहुत मतलब मुश्किल हो जाता जब है। आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली कि आप इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं वुशु चैंपियनशिप में, वहां पर आपको जब अनाउंसमेंट मिला, जैसे भी इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची, वो मोमेंट कैसा था? और जब आप वहां पर फाइनल्स खेल रहे थे, रिप्रेजेंट करना था और लास्ट मैच था आपका, वो मूवमेंट्स जो थी आपकी किस तरीके से रही? जो मेरा फर्स्ट फाइट थी वो कज़ाकिस्तान के साथ थी, तो मैं नर्वस थी उस टाइम पे। मैं थी लाइक अभी फर्स्ट इंटरनेशनल है ये मेरे को करना है। पर जो मेरी लास्ट फाइट जो थी वो रशिया के साथ लगी थी, तो वो सॉरी, वो बिल्कुल भी मतलब वो इतना मतलब वो लंबी भी थी मुझसे बहुत, तो अब वहाँ पे थोड़ा डर लगने लगा मुझे लगा था कि मैं शायद हार जाऊंगी, क्योंकि वो लंबी भी थी बहुत। उस टाइम पे जब आपको ये लग रहा था कि मैं हार जाऊंगी, उस टाइम आपने क्या चीज रियलाइज करी जिस वजह से आपको और मोटिवेशन मिला और आप जीत के निकल गए बाहर क्योंकि से? मैंने बहुत सालों से मतलब इस इवेंट के लिए प्रैक्टिस की थी, तो मुझे सारा याद आ रहा था, जो भी मेरे कोचेस ने मेरे को प्रैक्टिस कराई थी वो सारा याद आ रहा था कि उनने मुझे कैसे इतने सालों से प्रैक्टिस कराई है, तो उनकी वजह से तो इतना मतलब मैं कर पाई, वरना नहीं कर पाती। तो जब पहला राउंड लगा हमारा वो मैंने जीता,
बट जो दूसरा राउंड लगा वो रशिया ने जीता। तो वहाँ पे थोड़ा मतलब नर्वस हो गई थी मैं, बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो बट जो मेरे जो कोच साथ थे मेरे, तो उन्होंने मेरे को बूस्ट अप किया, कहा नहीं सादे, ये लाइफ के अब 2 मिनट ऐसे हैं जहाँ तुम्हें अपना आप दिखाना है, जहाँ तुम्हें अपना आप मतलब प्रूव करके दिखाना है कि तुम ये कर सकती हो। तो उस टाइम पे आई वाज़ लाइक हाँ, सादे तुम्हें ये करना है। और जब थर्ड राउंड लगा तो मैंने जीत लिया, तो मैं मैट पे ही गिर गई और रोया मैंने बहुत, क्योंकि ये मेरा ड्रीम था एक, और जब ये पूरा हो गया तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ। जब वापस इंडिया पहुंचे, वो तस्वीरें हर किसी ने देखी ना, इंटरनेशनल स्टेडियम माफ करिएगा एयरपोर्ट पे जब पहुंचे आपने वहां पर, तो सबने आपका स्वागत किया, सभी खुशी से नाच रहे थे, गा रहे थे। जब जम्मू पहुंचे तब भी सेलिब्रेशंस हुई। ये मोमेंट्स देखे पेरेंट्स, आप, वो मोमेंट्स कैसी रही? वो मोमेंट मतलब लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स है, क्योंकि ये मैंने पहली बार ही ऐसे देखा, वरना कभी मैंने ऐसे नहीं देखा था। मतलब मैं शॉक में चली गई थी जब मैंने ऐसे कुछ देखा, क्योंकि मुझे लगा था कि दिल्ली एयरपोर्ट पे कुछ ऐसा नहीं होगा, सब सारे अपने अपने बच्चों को लेके चलेंगे और ऐसे ही होगा। बट जब मैं देख रही हूँ डोल मिठाइयाँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम अच्छा पे लगा। थोड़ी मिठाई खाई कि वो है भी लो नहीं किया कोच ने कि नहीं नहीं खाना? नहीं बाबा ने बोला खा लो आप, उसके बाद देख लेते हैं। हाँ मतलब मैंने कंट्रोल नहीं किया, खा लिया। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे साथ भी बने रहने के लिए और आपके फ्यूचर के लिए, क्योंकि एशियंस गेम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम यही उम्मीद करेंगे पूरे भारतवर्ष से, मैं यही अपील करूंगा कि आप 7 तारीख को आशीर्वाद दें और यही दुआ करें कि ये एशियन गेम्स में भी गोल्ड जीत कर आएं और आने वाले समय में ओलंपिक्स में जाएं और वहां पर भी ये गोल्ड ही जीत कर आएं। मैं चाहती हूँ कि मैं इससे और आगे जाऊँ और मेडल लेके आऊँ इंडिया के लिए। जी, एक आखिरी चीज बोलना चाहूंगा। बहुत सारी लड़कियां रहती हैं, इंस्पिरेशन चाहिए होती है उनको, एक क्लिक चाहिए होता है, पोटेंशियल बहुत होता है। जम्मू कश्मीर के अंदर बच्चों के अंदर काफी प्रतिभा है, सिंगिंग, डांसिंग, क्रिकेट, कोई भी गेम्स खेलते हैं उसमें बहुत पोटेंशियल है, लेकिन वो एक्सप्लोर करने में कहीं ना कहीं वो रिस्क लेना नहीं चाहते, डरते हैं, डर आता है। उन लोगों के लिए, उन लड़कियों के लिए पर्टिकुलरली क्या मैसेज साजिद तारिक की तरफ से एज ए विश्व चैंपियन स्टार की तरफ से? मैं उनको एक ही मैसेज देना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने खुद भी स्ट्रगल्स बहुत फेस किए, तो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ, जो भी लाइफ में स्ट्रगल आए ना, स्पोर्ट्स के रिलेटेड या किसी और के रिलेटेड भी, मतलब कभी भी पीछे नहीं हटना। क्योंकि मेरा भी कुछ ऐसा टाइम था जब स्ट्रगल्स में फेस कर रही थी, मैं रुक गई थी, मैंने भी सोचा था कि अब नहीं कर पाऊंगी मैं, शायद स्पोर्ट्स छोड़ देना चाहिए। बट उसके बाद जो मेरे कोचेस ने सपोर्ट और मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, उस चीज़ की वजह से मैं आगे बढ़ पाई, और मैंने खुद भी सोचा कि नहीं करना चाहिए। तो मैं उन बच्चों को यही कहना चाहती हूँ, जो भी लाइफ में स्ट्रगल्स आए ना, उनको फेस करना सीखो, पीछे मत देखो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बनने के लिए। 7 तारीख हमारे साथ बने हुई थी और इस चेहरे को, इस नाम को हिस्ट्री में दर्ज कर दिया गया है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं बात करूं अगर, तो एज ए गर्ल रिप्रेजेंट किया जम्मू कश्मीर को इंटरनेशनल लेवल पे। फर्स्ट टाइम जाते हैं वहां पर, मॉस्को के अंदर चैंपियनशिप हो रहा था और वहां पर ये गोल्ड जीत कर आते हैं और रशिया के साथ फाइट था। फर्स्ट राउंड जीतते हैं, सेकंड राउंड हारते हैं और थर्ड राउंड में कम बैक करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो तमाम चीज़ें रियलाइज़ करते हैं कि कितना हार्ड वर्क रहा है, इतने सालों की मेहनत है, माता पिता ने क्या क्या सपने देखे हैं, जीत कर निकलना है। और कोच ने जो चीज़ें बोली कि ये 2 मिनट तुम्हारे लिए कितने मायने रखते हैं, उन चीज़ों को याद कर कर वो जीत कर आए और आगे का ड्रीम और गोल बता दिया है। मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा, उन पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगा, आपके बच्चे जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उनका सपोर्ट बनिए, उनको सपोर्ट करिए। ये ना हो जिस तरीके से डिप्रेशन का शिकार होकर आए दिन खबरें मिलती हैं कि बच्चों पर वो स्ट्रेस डाला गया कि स्टडीज स्टडीज स्टडीज। हाँ, स्टडीज जरूरी है, लेकिन इतनी भी नहीं कि उनके ड्रीम्स जो हैं वो नहीं छोड़ दें। आप भी 7 तारीख को मुबारकबाद दीजिएगा, कंग्रेचुलेशन लिख वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए बाहु एक्सप्रेस पर। इधर डोगरा के साथ शो मिलेंगे बाहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।